अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम जो है वो फैज़ुर रहमान है और आप ये लेक्चर एमई इंग्लिश सेंटर पे देख रहे हैं। तो आज जो है वो क्लास 10th की न्यू फिज़िक्स की बुक जो है उसकी आखिरी वीडियो है। क्यों आखिरी वीडियो है? क्योंकि आज ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। अब इस एक्सरसाइज के बाद, इन चीज़ों के बाद आपको और कोई चीज़ गिवन नहीं है बुक में। तो वीडियो के आखिर में मैं आपसे थोड़ा सा टाइम लूँगा। तो अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो कम से कम वो आखिरी हिस्सा ज़रूर देख लीजिएगा, या अगर वीडियो पूरी देख लें तो वो जो आखिरी में मैं आपके कुछ मिनट्स लूँगा तो वो भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि अगर ये बुक पढ़ाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो, या किसी की दिल आज़ारी हो गई हो, या आपको ऐसा लगा हो कि ये जो बात मैंने कही है ये मैंने नहीं करनी चाहिए थी, या कुछ भी ऐसा हुआ हो जो कि आपको बुरा लगा हो इस बुक से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत माजरत ख्वाह हूँ। क्योंकि मैंने पूरी अपनी ये कोशिश रखी है कि किसी का भी मेरी वजह से दिल ना दुखे, लेकिन फिर भी मैं इंसान हूँ तो हो सकता है मुझसे गलती हुई हो। तो मैं उसके लिए आप लोगों से माजरत ख्वाह हूँ, क्योंकि लाखों बच्चों ने वीडियोस देखी और लाखों लोगों ने सपोर्ट किया, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ऐसी गलती मुझसे हुई हो। तो मैं उसके लिए आप सबसे माजरत करता हूँ। और फिर जो आखिर में मैं बात करूँगा वो इंशाल्लाह आखिर में देख लेंगे। तो आज जो है करेंगे चैप्टर नंबर 20 के एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर्स एंड न्यूमेरिकल्स। तो देखें, नोट्स इस बुक के बन गए हैं, इस बुक के अलावा तमाम बुक्स के नोट्स बन गए हैं, तो उनके बारे में भी बता देता हूँ क्योंकि आज आखिरी वीडियो है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। देखें, आप लोग ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स चलते हैं। अब आपको पता है मैं बाकायदा वीडियो अपलोड करता हूँ, बाकायदा चीज़ें आपको प्रोवाइड करता हूँ। ना सिर्फ मैं आपको यूट्यूब पे लेक्चर देता हूँ, बल्कि मैं आपको ग्रुप्स में नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, टेस्ट सेशन, लाइव सेशन जो कि हमारे ग्रुप्स में चल रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन, और इसके अलावा जो है बुक्स के पीडीएफ, प्रैक्टिकल बुक्स के पीडीएफ, तमाम चीज़ें ऑन टाइम आपको फ़ौरन मिल जाती हैं, और गाइडेंस भी। तो ये तमाम चीज़ें जो है, इसकी सालाना फ़ीस जो है वो 1500 है सालाना, सिर्फ साल में एक बार आपको देनी है। अच्छा, अगर नोट्स चाहिए हो तो तमाम सब्जेक्ट के बन गए हैं, तमाम सब्जेक्ट के नोट्स की फ़ीस 500 है। ये नोट्स वाहिद नोट्स हैं मार्केट में, याद रखिएगा। ये नोट्स किसी भी पब्लिशर के कॉपी किए हुए नहीं हैं। जो मार्केट में नोट्स मिलते हैं ना, उनमें से किसी पब्लिशर के नोट्स नहीं है, ये किसी भी कोचिंग के कॉपी करदा नोट्स नहीं है, ये हमने खुद लिखे हैं। हमारे पास इसके पेटेंट्स मौजूद हैं, यानी जो फर्स्ट कॉपी है इसकी हमारे पास मौजूद है। अगर कोई देखना चाहे इसकी फर्स्ट कॉपी तो हम वो भी दिखा सकते हैं। तो ये हमारे खुद के लिखे हुए नोट्स हैं, और वाहिद नोट्स हैं पूरे सिंध में, जिसमें तमाम न्यूमेरिकल्स, चाहे वो फिज़िक्स के हों या केमिस्ट्री के, तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व हैं। तमाम शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस, बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक, सब के सॉल्व हैं, ठीक है। तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस भी सॉल्व हैं, तमाम एमसीक्यूज सॉल्व हैं, तमाम डेरिवेशन, डेफिनेशंस और तमाम चीज़ें सॉल्व हैं। तमाम सब्जेक्ट के नोट्स की फ़ीस 500 है, और एक सब्जेक्ट के नोट्स की फ़ीस, जिसमें आप कोई भी नोट्स एक सब्जेक्ट का लेना चाहें तो 150 है। आप व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पर, उसी पे कांटेक्ट कीजिएगा, उसी पे आप ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे, और उसी पे आप इजी पैसा कर सकते हैं, वही इजी पैसा नंबर है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को। जो डिटेल्स मैंने आपको देनी थी वो दे दी है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हमने एमसीक्यूज़ को लेके चलना है और एमसीक्यूज़ को कवर करना है, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यूज़ यहाँ पर जो है ना वो 15 है, ठीक है, ज़्यादा है एमसीक्यूज़। तो सबसे पहले पहला एमसीक्यूज़ लिख लेते हैं, उसके बाद फर्दर अपने आगे चलेंगे। तो चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, डिटेल में समझा चुका हूँ। अच्छा, आप लोग ये बताइएगा कि गोल्ड की हाफ लाइफ कितनी होती है, ठीक है, ये बताइएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे मुझे ये मैसेज कर रहे हैं कि गोल्ड की हाफ लाइफ होती है 186 डेज, यानी 190 दिन के करीब करीब। तो आप ये देखिएगा 186 डेज, ये आपको यूट्यूब पे मिलेगी। तो बताएं कि ऐसा क्यों है कि गोल्ड की हाफ लाइफ 186 डेज आ रही है, ठीक है। ये ईयर नहीं है, ये डेज हैं, ठीक है, डेज हैं। तो ये आप मुझे बताइएगा। तो सबसे पहला आपके पास जो एमसीक्यूज है वो ये है, द अल्फा रेडिएशन इज, अल्फा रेडिएशन क्या होती है। यहाँ पर गामा नहीं है, अल्फा की बात हो रही है, साइन अल्फा का बना हुआ है। द स्टीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हाई आयनाइजिंग एंड गामा रेडिएशन, मोर पेनिट्रेटिंग दैन बीटा रेडिएशन। तो ये आपके पास क्या होते हैं, अल्फा रेस। तो देखो, बीटा रेस तो आपको पता है, ये क्या होती हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आपके पास ये तीनों जो जवाब इसमें दिए हुए ना, बड़े कंफ्यूजिंग है, ठीक है, तीनों जो जवाब इसमें दिए हुए हैं। तो हाईली आयनाइजिंग दैन
गामा रेडिएशन। तो ये हाईली आयोनाइजिंग गामा रेडिएशन, ये इसका सही जवाब है। ठीक है, ये थोड़ा सा ना मुश्किल था। हाईली आयोनाइजिंग, अभी इस पे ना थोड़ा सा मैं डिस्कशन भी करता हूँ, आपके इस पे डाउट ज़रूर होंगे, मैं इसको क्लियर करता हूँ। ठीक है, गामा रेडिएशन, अब यहाँ पर ना डायरेक्ट आपसे बात नहीं पूछी गई। ठीक है, रेडिएशन। अच्छा, मैं देखो यहाँ पर पूछा क्या गया है, सबसे पहले तो इसमें से जो गलत जवाब है ना उसको अलग कर देते हैं। आपसे पूछा गया अल्फा रेडिएशन क्या होती है, तो आपको ये तो पता है अल्फा रेडिएशन इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं है, सही है, ये बात हो गई। अल्फा रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी नहीं होती, ये भी आपको बात क्लियर हो गई। तो ए और बी तो सही हो ही नहीं सकता। डी पर आ जाते हैं, मोर पेनिट्रेटिंग देन बीटा रेडिएशन। तो आपको पता है अल्फा रेडिएशन बीटा से कम पेनिट्रेटिंग होती है। क्यों? क्योंकि ये हीलियम जो है वो न्यूक्लियाई होता है, इसमें 2 प्रोटॉन और 4 इसका एटॉमिक मास होता है और 2 इसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो सी ही बचता है, और सी सही क्यों है? क्योंकि अल्फा रेडिएशन ज़्यादा आयोनाइज करने की सलाहियत रखती है। ठीक है, तो इसलिए यही इसका सही है। 3 गलत हैं, उससे भी आप पहचान सकते हो, और बाकी आपको अगर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आता है, जैसा मैं देता रहता हूँ, तो वैसे भी आप इसको पहचान सकते हो। ठीक है, तो वीडियो आज काफ़ी लेंदी होगी, क्योंकि हमने ना काफ़ी कुछ इसमें कवर करना है, तो मैंने भी आपको अच्छा खासा टाइम देना है आज। द रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड इमेट्स आ बीटा पार्टिकल्स, द एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन या प्रोटॉन नंबर ऑफ द न्यूक्लियाइज। तो यहाँ पर कह रहे हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड, एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड है, वो इमेट कर रहा है बीटा पार्टिकल्स। द एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर ऑफ द न्यूक्लियाइज, तो इसका प्रोटॉन नंबर मतलब क्या होगा? प्रोटॉन नंबर इसका क्या होना चाहिए? स्टे द सेम, इंक्रीज बाय 1 या डिक्रीज बाय 2 या डिक्रीज बाय 4। तो देखो आप लोग पढ़ चुके हो कि जो एटॉमिक न्यूक्लाई आपके पास अल्फा बीटा रेडिएशन करता है, उसका मास नंबर, यानी जो न्यूक्लियाई आपका ये करेगा बीटा रेडिएशन, तो उसका मास नंबर 1 से बढ़ जाता है जब दूसरा जो है वो हमारे पास फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करते हैं इंक्रीज बाय 1, ये हम लोग इसको पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में, CREASE इंक्रीज। सबसे अच्छे जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए चीज़ होती है ना, वो होती है MCQs प्रैक्टिस। तो MCQs प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपके पीछे जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इमेट्स अ पार्टिकल, आपको पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो पार्टिकल्स निकालते हैं अपने अंदर से, क्योंकि वो डीके हो रहे होते हैं, फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ वन ऑफ इट्स एटम, और वो एक न्यूक्लियस जो है वो फॉर्म करते हैं। ठीक है, बनाते हैं अपने, मतलब न्यूक्लियस से वो पार्टिकल्स को निकालते हैं। द पार्टिकल comprises 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, द नेम ऑफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। अच्छा, आपको पता है यहाँ पे थोड़ा सा ना इन्होंने लंबी बात करी है, मैं इसको बताता हूँ कि कहा क्या जा रहा है। आपको पता है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अपने अंदर से पार्टिकल्स निकालते हैं। अब वो कौन सी इमेशन होती है जिसके अंदर आपके पास एटॉमिक नंबर 2 आ रहा होता है और एटॉमिक मास 4 आ रहा होता है? वो कौन सी रेडिएशंस होती है जिसमें आपके पास एटॉमिक नंबर 2 आ रहा होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 2 होते हैं? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 होंगे तो एटॉमिक मास तो 4 ही आएगा, आपको पता है ये बात। तो वो कौन सी इमिशन में होता है? तो ये जो है आपके पास अल्फा इमिशन में ये काम हो रहा होता है। ठीक है, अल्फा इमिशन में आपके पास क्या निकलता है? हीलियम न्यूक्लाई। हीलियम एटम नहीं कह सकते उसे, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, हीलियम न्यूक्लाई होता है वो हमारे पास। द रेडियो एक्टिव डीके कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शो। अच्छा, रेडियो एक्टिव डीके यानी जो न्यूक्लियर इक्वेशन होती है, आप उसको इस तरह से लिख सकते हो, द इमेटेड पार्टिकल इज एन। अच्छा, एक आपको न्यूक्लियर इक्वेशन दी हुई है, इसमें आपको Pa दिया हुआ है और 91 233 दिया हुआ है, और यूरेनियम है आपके पास 92 और 233। अब कह रहे हैं कि यूरेनियम के साथ और क्या चीज़ आपके पास मौजूद होगी? तो यहाँ पर आपके पास मौजूद होना चाहिए, गामा रेडिएशंस तो होंगी, इसके साथ बीटा पार्टिकल्स मौजूद होंगे। ठीक है, बीटा पार्टिकल्स क्यों? क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो कि जब प्रोटॉन मतलब न्यूट्रॉन टूटता है, तो वो एक प्रोटॉन जो है वो डीके से जो एटम बनता है उसको दे देता है, और इलेक्ट्रॉन जो बचता है वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर आएगा आपके पास बीटा पार्टिकल, ये इसका डी सही है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ना
ABCD में कंफ्यूजन ना हो। 5. The types of radiation that travels in a straight line across an electric field is n dash। तो A और N इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर वो सिर्फ N लगा देंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि जो भी जवाब होगा वो वोवेल्स होना चाहिए या वोवेल्स के साउंड से स्टार्ट होने वाला होना चाहिए। तो A और N दोनों लगाने का मतलब ये है या तो उस चीज़ के साथ A आ सकता है या तो N आ सकता है, आर्टिकल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास ये पूछ रहे हैं कि वो कौन सी रेडिएशन है जो कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान भी आ जाए तो भी वो उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती। तो ऐसी सिर्फ एक ही रेडिएशन होती है, वो है हमारे पास गामा रेडिएशन। और गामा रेडिएशन आपको पता है ये हमारे पास गामा रेज भी कहलाती हैं, ठीक है, गामा रे, ठीक है। 6 पर आ जाते हैं। 6 कहते हैं अ पाउडर कंटेन 100 ग्राम ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटेरियल दैट इमेट अल्फा पार्टिकल्स यानी हीलियम न्यूक्लियाई। द हाफ लाइफ ऑफ द आइसोटोप्स इज 5 days। द मास ऑफ आइसोटोप्स दैट रिमेन आफ्टर 10 days विल बी। अच्छा, अब यहाँ पर ना ये न्यूमेरिकल बेस MCQs आया है, ये जो है ना डायरेक्ट करने वाला नहीं है, ये न्यूमेरिकल बेस MCQs है। आपको कह रहे हैं कि 10 mg का पावर है, मतलब 10 mg का पाउडर है। अब मैंने आपको फॉर्मूला कराया भी था, ये n = n0 और उसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1/2, ठीक है, ये, और इसकी पावर n। अगर फर्स्ट लाइफ है तो 1 आ जाएगा, सेकंड हाफ लाइफ की बात हो रही है तो n2 हो जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ओरिजिनल जो पाउडर दे दिया गया है वो 10 दे दिया गया है, ठीक है। ओरिजिनल जो आपके पास मास है वो 10 है, और साथ ही साथ कह रहे हैं हाफ लाइफ ऑफ द आइसोटोप्स इज 5 days। हाफ लाइफ जो है वो आइसोटोप्स की 5 days है, तो 10 days में कितनी हाफ लाइफ आएंगी? द मास ऑफ आइसोटोप्स दैट रिमेन आफ्टर 10 days विल बी। देखो इसको अभी मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए। तो ये आपने n पता लगाना है। n जो है वो n0 आपके पास 100 ग्राम है, मल्टीप्लाई 1/2। अब ये n जो है ना वो हाफ लाइफ होती हैं। देखो अगर 5 दिन में एक हाफ लाइफ आ रही है तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि नेक्स्ट 5 डे में दूसरी हाफ लाइफ आ जाएगी, ठीक है। देखो 5 डे में एक हाफ लाइफ है ना, तो 10 days में 2 हाफ लाइफ हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा t, मैंने पढ़ाया था सेकेंड हाफ लाइफ ऐसे लिखते हैं, तो फिर आपको क्या करोगे 2 की पावर 2 कर दोगे, तो n जो है वो आपके पास क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर देते हैं, कैलकुलेटर की मदद से कर लो या चाहो तो इधर कर लेते हैं, चलो इधर ही कर लेता हूँ। n = 100, 2 की पावर 2 4, तो ये आ रहा है 25 ग्राम। कितना ग्राम आ रहा है आपके पास, 25 ग्राम। देखो 100 को डिवाइड कर दो ना 4 से, तो कितना आ रहा है, 25 ग्राम आ रहा है। तो 25 इज द राइट आंसर, 25 ग्राम, ठीक है। तो जैसे मैंने कराया वैसे ही करिएगा, हाँ, क्योंकि इसको ऐसे ही करना था हमने, ठीक है, बिल्कुल सही। हमारा 6 का आंसर आ गया है। 7 की तरफ बढ़े चलते हैं। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज इन द स्टार की मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है? केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन, मैकेनिकल एनर्जी। तो देखो भाई मैकेनिकल वर्क वहाँ नहीं हम कंसीडर करेंगे, हम जो है वो मैकेनिकल वर्क को तो हटा देंगे। केमिकल रिएक्शंस उधर होते हैं, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा जो है वो फिजन रिएक्शन चल रहा होता है स्टार में। क्या कि एक जो न्यूक्लियाई ब्रेक होता है, मतलब एक न्यूक्लियाई डीके होता है, फिर उससे और जो मज़ीद एटम्स होते हैं वो डीके होने शुरू हो जाते हैं, तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हो रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन लिखा हुआ आ रहा है, इसको कंफर्म करता हूँ मैं। स्टार के अंदर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द स्टार इज, जी चलें ये भी सही है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भी हो सकता है उसमें, क्योंकि देखिए फ्यूजन रिएक्शन तो स्टार्ट करना पड़ता है ना, फ्यूजन रिएक्शन तो खुद ही हो जाता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन सही रहेगा इसका, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। मैं फ्यूजन में कंफ्यूज था, लेकिन यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन है। मुझे इतना तो पता था न्यूक्लियर फिजन होगा या फ्यूजन, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन सही रिएक्शन होगा, क्योंकि फ्यूजन में ना हमें
पीछे से लाके न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करना पड़ता है, क्योंकि उसको ना स्टार्ट करना पड़ता है फ्यूजन रिएक्शन को, और स्टार में रिएक्शन खुद ही हो रहे होते हैं, तो फ्यूजन रिएक्शन बेस्ट रहेगा। ये सही है। द स्प्लिटिंग ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर न्यूक्लियस इज कॉल्ड। तो भाई हैवी न्यूक्लियाई जब स्मॉलर न्यूक्लियाई में टूटता है तो ये फिजन रिएक्शन होता है। हम इसे बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरह से डील कर चुके हैं, ठीक है, मैंने बहुत अच्छी तरह आपको पढ़ाया था ये चीज़। और लाइटर न्यूक्लियाई जब हैवी न्यूक्लियाई बनता है तो वो फ्यूजन रिएक्शन होता है। अ प्रोसेस इन विच टू लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस इज कॉल्ड, समझ गए होंगे आप, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियर CLEAR न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ये न्यूक्लियर फ्यूजन भी कह लीजिए, काफ़ी है। 10th, which raw shows the nature and the penetrating abilities of beta particles। इनमें से कौन सी रॉ जो दी हुई है ABCD में, वो बीटा पार्टिकल्स की पेनिट्रेटिंग पावर को और उसकी नेचर को शो कर रही है। हीलियम न्यूक्लियस नहीं होते बीटा पार्टिकल्स, हीलियम न्यूक्लियस नहीं, इलेक्ट्रॉन, तो C और D सही है। अब C और D में से भी एक को सेलेक्ट करना है क्योंकि दो हैं। अ फ्यू mm ऑफ एल्यूमिनियम, अ थिन शीट ऑफ पेपर नहीं, अ फ्यू mm ऑफ एल्यूमिनियम बिल्कुल सही है। तो इलेक्ट्रॉन के साथ लिखते हैं अ फ्यू इलेक्ट्रॉन और अ फ्यू mm ऑफ एल्यूमिनियम। भाई साहब एल्यूमिनियम देखा है ना आपने, जो आपके पास पेप्सी के कैन आते हैं ये एल्यूमिनियम के ही होते हैं, ठीक है। अ फ्यू इलेक्ट्रॉन और अ फ्यू mm ऑफ, mm से मतलब मिलीमीटर, यानी बहुत मिलीमीटर तक वो एल्यूमिनियम को पार कर पाती है, ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करती है इलेक्ट्रॉन्स वाली रेस। अच्छा, यहाँ तो लिखने वाला बहुत ज़्यादा है, चलो लिखते हैं। कंपेयर विद अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेस। तो कंपेयर्ड विद, तो कंपेयर करना है एक दूसरे को, मतलब अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स को। आर अ टाइप्स ऑफ रेडिएशन टू कैरी अ चार्ज। कंपेयर विद अल्फा एंड बीटा, कंपेयर अल्फा पार्टिकल्स एंड बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेस। अच्छा, हैव द मोस्ट सिग्निफिकेंट आयनाइजिंग पावर, have the most significant penetrating power, have the most negligible mass। तो इसका जो सही आएगा आपके पास वो आएगा have the most significant penetrating power। यानी यहाँ पर देखिए गामा रेस जो होती है ना, मतलब गामा रेस को कंपेयर किया गया अल्फा बीटा से, तो गामा रेस के पास ना सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर रहती है, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए have the most penetrating effect या पावर। अब इसे पूरा लिखना पड़ेगा, पता है, हैव द मोस्ट। मेरी राइटिंग बोर्ड पे इतनी तेज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जितना तेज़ लिख सकूँ लिख लूँ, क्योंकि मैं जब स्पेलिंग्स लिखता हूँ ना तो उसमें मैं बड़ा रुक रुक के लिख रहा होता हूँ, क्योंकि स्पेलिंग्स में मैं अक्सर मिस्टेक कर जाता हूँ जल्दी में। ये मेरा एक थोड़ा सा ना माइनस पॉइंट आ जाता है यहाँ मेरे लिए, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, ठीक है, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। अभी आपको अच्छा विजिबल होगा। 12, द सिवियर हेल्थ हज़ार्ड कॉज्ड बाय रेडियो एक्टिव इमिशन इज आर। अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन सा इफेक्ट, यानी सबसे ज़्यादा कौन सा खतरा जिसम में होता है रेडियो एक्टिव रेडिएशन की वजह से, यानी कौन सी ऐसी बीमारी है जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा हो सकती है। कैंसर, जेनेटिक चेंज, डीप साइड बर्न्स। वैसे तो ये तमाम चीज़ें ही हो सकती हैं, तो ये तमाम चीज़ें ही हो सकती हैं। और आप जानते हैं कि अगर आपका जिस्म जलेगा या आपको कैंसर होगा तो वो कितनी ख़तरनाक बीमारियां होती हैं। ये बुखार नहीं है, ये इतना ख़तरनाक होता है रेडिएशंस के अंदर आ जाना कि जाने तक चली जाती हैं। अच्छा, 13वां, रेडियो एक्टिव मटेरियल शुड बी हैंडल्ड केयरफुली, विच सेफ्टी मेजर does not reduce the risk of using radioactive materials। तो कहते हैं कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को बड़ा ही ध्यान से रखा जाना चाहिए। विच सेफ्टी मेजर्स डस, कौन सा सेफ्टी मेजर्स जो है वो
रिड्यूस द रिस्क, कि कौन सा सेफ्टी मेजर्स कम करेगा रिड्यूस द रिस्क ऑफ यूजिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल, मतलब रेडियो एक्टिव मटेरियल जब यूज़ कर रहे हो तो किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। कीप द मटेरियल अ लॉन्ग डिस्टेंस, कीप द मटेरियल एट अ लो टेम्परेचर, यूजिंग लेट, यूजिंग द मटेरियल फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो देखो इसमें जो सही है ना, मतलब इनमें से कौन सी सेफ्टी आपको अपनाने की ज़रूरत नहीं है जब आप रेडियो एक्टिव मटेरियल को ले रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको टेम्परेचर कम रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये लिख लीजिए, आपने पढ़ा होगा कहीं भी, ये हमने नहीं पढ़ा था कि जब आप रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ कर रहे हो तो टेम्परेचर कम रखें, ऐसा कहीं नहीं है। कीप द, ये पूरा लिखना पड़ेगा, मटेरियल RIAL, ठीक है, कीप द मटेरियल, ये ए है, कीप द मटेरियल एट अ लो टेम्परेचर, ठीक है, ये हो गया आपका। तो मटेरियल को लो टेम्परेचर पे रखने की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा सा ना ये ज़्यादा ऊपर चला गया, इसको बेहतर बनाते हैं। एट लो टेम्परेचर, ठीक है, तो इसको लो टेम्परेचर पर रखने की ज़रूरत नहीं होती मटेरियल को। अच्छा 14 में कहते हैं अ साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ सील्ड सोर्स दैट इमिट बीटा पार्टिकल्स, द रेंज ऑफ द बीटा पार्टिकल्स इन द एयर इज अबाउट 30 सेंटीमीटर, द प्रिकॉशंस दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव टू प्रोटेक्ट द साइंटिस्ट फ्रॉम द रेडिएशन इज। तो बोल रहे हैं कि साइंटिस्ट जो है ना बीटा पार्टिकल से काम कर रहे हैं, तो कौन से मतलब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सील्ड सोर्स में, तो कौन सा ऐसा प्रिकॉशंस या कौन सी ऐसी जो है वो हमें ज़रूरत है, या कौन सी ऐसी जो है वो हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है जिससे जो है वो रेडिएशन से दूर रहें साइंटिस्ट, ठीक है, और अपने आप को दूर रख सकें, प्रोटेक्ट से महफूज इन्वायरमेंट में रख सकें। हैंडलिंग द सोर्स विद लॉन्ग टंग, कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स लो, ये भी तो हो ही नहीं सकता। ओपनिंग ऑल विंडोज़ इन द लेबोरेटरी, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि जहाँ पर रेडिएशन होती है उस जगह को तो बंद ही रखा जाता है। वॉशिंग हिज हैंड बिफोर लीविंग द लेबोरेटरीज, तो सबसे अच्छा जो है ना इसमें वो है हैंडलिंग द सोर्स विद द लॉन्ग टंग्स, तो यानी जो है ना चिमटों का इस्तेमाल करें उस मटेरियल को उठाने के लिए, हाथों से ना उठाएं ताकि वो दूर रहे, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ मैं, अब ये लिखा मैंने हैंडलिंग को लिखा हैंडिंग, ये थोड़ा सा ना ऐसे रहेगा, हैंडलिंग द SOURCE सोर्स विथ, जब साइंटिस्ट काम कर रहे हो ना इससे, यहाँ आप लोग जब काम करें कभी ऐसे कोई मटेरियल से अपनी आगे जाकर, मतलब तो आप सीख ही लेंगे इस चीज़ को, और अभी भी सीख ही रहे हैं, तो आपने उस चीज़ को हाथ से नहीं उठाना, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसको आपने चिमटे से उठाना है ताकि वो आपको रेडिएशन ना लग जाए उसकी। ये 15वां मैं यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा 15वां यहीं आ जाएगा तो यहीं लिख देते ताकि अच्छा रहेगा ना, एक पूरा रॉ बन जाएगी आपके सामने। द सेफ्टी मे टू डिस्पोज ऑफ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट इज, अच्छा कौन सा सेफ्टी मेजरमेंट लिया जाए जब रेडियो एक्टिव वेस्ट को जो लार्ज अमाउंट में हो उसको डिस्पोज करना हो या ज़ाया करना हो, जब उसकी ज़रूरत ना बचे। बर्निंग इट इन अ ड्राई रॉक डीप अंडरग्राउंड, वॉशिंग इट इन द ड्रेन, बर्निंग इट ऑन अ फायर, ड्रेनिंग इट इनटू द सी। तो इसका जो सही है ना वो है आपके पास बर्निंग इट इन अ ड्राई रॉक डीप अंडरग्राउंड, तो ज़मीन के अंडरग्राउंड जाकर इसको जलाया जाए, ठीक है, बर्निंग जलाया जाए इसे। तो ये लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नीचे तो वैसी जगह नहीं है, उधर ही लिख देता, गलती हो गया। इट इन अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है, ड्राई, अब ये सब मिटा दिया जाएगा वैसे ही क्योंकि हमारा हो गया काम। ड्राई रॉक, बर्निंग इट इन अ ड्राई रॉक डीप अंडरग्राउंड, GROUND, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे विजिबल होंगे, मैंने लिख तो दिया है। बर्निंग इट इन अ ड्राई
बर्निंग इट इन अ ड्राई रॉक डीप अंडरग्राउंड। ये रॉक लिखा है मैंने, ठीक है, ROCK, रॉक डीप अंडरग्राउंड। तो यहाँ पर ये हमारे जो है वो कंप्लीट हो गए। आधा घंटा सिर्फ मुझे ये 15 MCQs में ही लग गए, क्योंकि देखें वाकई इसमें टाइम तो लगना था, काफ़ी ज़्यादा थे ये। तो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म तो हो रहा है, लेकिन ख़त्म होने से पहले काफ़ी हमसे टाइम ले रहा है। तो आज कंफर्म करते हैं सही किया है इसे हमने। हाईली आयनाइजिंग देन रेडिएशन, बिल्कुल सही है। इंक्रीजिंग बाय 1, बिल्कुल सही है। अच्छा, अल्फ़ा रेडिएशन, बिल्कुल सही है। बीटा पार्टिकल्स, बिल्कुल सही है। गामा रेस, बिल्कुल सही है। 25 ग्राम, बिल्कुल सही है। न्यूक्लियर फ्यूजन, बिल्कुल सही है। फ्यूजन, ये न्यूक्लियर फ्यूजन, फिर फिजन और फिर न्यूक्लियर फ्यूजन, बिल्कुल सही है। न्यूक्लियर 10th में आ गया आपके पास इलेक्ट्रॉन एंड फ्यू mm ऑफ एल्यूमिनियम, बिल्कुल ठीक है। हैव द मोस्ट सिग्निफिकेंट पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल ठीक है। कीप द मटेरियल एट अ लो टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक है। हाई हैंडलिंग द सोर्स विथ लॉन्ग टंग, बिल्कुल ठीक है। हैंडलिंग द सोर्स विथ लॉन्ग टंग, और ये आखिरी वाला तो रॉक वाला है, बिल्कुल ठीक है। तो देखो सारे हमारे बिल्कुल ठीक आए हैं। अब आ जाते हैं, लिख लीजिएगा, चलो स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड में हो जाता हूँ, ठीक है। आई होप ले लिया हो आप लोगों ने। अब इसको रिमूव कर देता हूँ, और मेरे ख्याल से 2-1.5 घंटे की वीडियो तो बनेगी कम से कम, क्योंकि इसमें ना काफ़ी ज़्यादा मुझे आपको लिखवाना है। चलो इसको मैं पूरा लाइन ही रिमूव करता हूँ। तो ये वाला हिस्सा याद रखिएगा, नोट्स किस तरह बाय करने हैं, ग्रुप में किस तरह ऐड होना है। व्हाट्सएप नंबर स्टार्ट में आ रहा होगा, उसी पे कांटेक्ट करिएगा, उसी पे इजी पैसा करिएगा, उसी से आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, ठीक है। अब सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स रह गए हैं, तो मैं क्वेश्चन आंसर्स जल्दी जल्दी लिख करवा दूंगा आपको। हम जो पढ़ चुके हैं वही क्वेश्चन आंसर्स में आपसे पूछा जाएगा दोबारा से, ठीक है, और कुछ नहीं पूछा जाएगा नया। तो मैं थोड़ा सा जो है वो वाटर ब्रेक ले लेता हूँ, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ताकि आप लोगों को पढ़ाने में ना मेरे लिए आसानी हो जाए, ठीक है, क्योंकि मैं भी काफ़ी देर से आप लोगों के साथ कर रहा हूँ ना काम, तो मेरे को भी प्यास लग रही है। तो चले पानी पीते हैं, फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलें आज इसको कंटिन्यू करते हैं दोबारा। तो मैं आपको ना क्वेश्चंस लिखवाता रहता हूँ। अच्छा, जो बच्चे अभी मैसेज कर रहे होंगे ना मुझे, तो अभी मैं उनको रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि आज संडे है। मैं संडे को अक्सर आप लोगों के लिए ना वीडियो रिकॉर्ड्स करता हूँ। पूरा संडे मेरा आप लोगों के लिए ना वीडियो रिकॉर्डिंग में जाता है, क्योंकि मेरे पास यही टाइम सबसे अच्छा होता है। मैं संडे को फिर कहीं आता नहीं हूँ, जाता नहीं हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा लेक्चर मिल जाए, आपके क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल जाएं, और हमारा आगे काम हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो आई थिंक पहला जो है हमारे पास न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन आ गया है, तो इसको देखते हैं। मैं निकाल लेता हूँ इसे। हाँ, तो नोट्स में भी आपको ये एज इट इज़ लिखे हुए मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कहा जा रहा है डिफाइन द टर्म रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की जो टर्म है वो आपने डिफाइन करनी है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है रेडियो द इमिशन ऑफ अल्फा बीटा। इसका पार्ट क्वेश्चन 1 पार्ट ए, द इमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन निकलती है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना इसे, ठीक है। तो ये हो गया, बी पे आ जाता है। नंबरिंग मेरे लिए बहुत ज़रूरी रहेगी, क्योंकि एडिटिंग करते वक्त ना नंबरिंग जब होती है लिखी हुई, तो पता रहता है कहाँ पर हम पढ़े थे और कहाँ पर हमने पढ़ा था। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्टेबल न्यूक्लिया। स्टेबल न्यूक्लिया का मतलब क्या है, ये वैसे तो डायरेक्ट नहीं समझाया गया था आपको, कोई टॉपिक इस पर अलग से नहीं दिया था, लेकिन मैंने समझा दिया था। फिर भी मुझे पता था, क्योंकि ये समझ नहीं आएगी तो बात समझ नहीं आएगी। स्टेबल न्यूक्लिया इज द न्यूक्लिया दैट डज नॉट स्पॉन्टेनियसली इमिट एनी काइंड्स ऑफ रेडिएशन। तो वो न्यूक्लिया जो खुद से रेडिएशन नहीं निकालता वो स्टेबल होता है, ठीक है, उसको डीके नहीं करेगा वो खुद से। अच्छा, वाई आर द मोस्ट एलिमेंट रेडियो एक्टिव बट सम आर नॉट। क्यों जो है वो ज़्यादातर एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं और क्यों कुछ नहीं होते, ठीक है। व्हेन द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इट क्रिएट्स एक्स्ट्रा एनर्जी इन द न्यूक्लियस एंड कॉज द एटम टू बिकम अनबैलेंस्ड और अनस्टेबल, ठीक है। बट सम आर नॉट। तो देखो, वो न्यूक्लियस जो कि जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक्सेसिव अमाउंट में पाए जाते हैं, ये कह लो जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होता है।
तो ज़्यादा उसके अंदर एनर्जीज होती हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि वो छोटा एटम बना लें, बड़े एटम में ना रहें। ठीक है, एक घर है जिसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पर लोग कोशिश ही करेंगे ना कि कम से कम लोग एक घर में रहें ताकि सबको सुकून मिले। ठीक है, तो यही वजह है। तो 2 का ए। पार्ट्स बने हुए हैं क्वेश्चंस के, तो पार्ट्स वाइज ही कराऊंगा। द यूरेनियम आइसोटोप्स 92, यूरेनियम के बहुत सारे आइसोटोप्स हमने देखे हैं, तो 92, 238 विथ एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास, न्यूट्रॉन नंबर 238 एंड एटॉमिक नंबर 82। अच्छा, पूछते क्या हैं, स्टेट द न्यूक्लियन नंबर। तो न्यूक्लियन नंबर तो इसमें हमें निकालना पड़ेगा ना। तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नोन एज न्यूक्लियन नंबर और एटॉमिक मास। तो स्टेट कहा था यानी लिखना था, तो न्यूक्लियन नंबर क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम, याद रखिएगा। ठीक है, द न्यूक्लियन नंबर ऑफ यूरेनियम इज 238, जो ये वाला दिया हुआ है। अच्छा, बी में देखें क्या पूछते हैं आपसे। यूरेनियम 238 न्यूक्लाइड डीके टू फॉर्म अ थोरियम न्यूक्लाइड, सिंबल TH। अच्छा, थोरियम का जो सिंबल है वो TH है। बाय इमिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल स्टेट। अच्छा, ये सब कुछ आपने लिखना है। ठीक है, जो वो ये रिएक्शन होगा ना, ये न्यूक्लियर रिएक्शन, कि यूरेनियम जो थोरॉन बनेगा, थोरियम बनेगा, तो इसके बारे में। द प्रोटॉन नंबर ऑफ अ अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल्स कितने निकलेंगे जब यूरेनियम थोरियम बनेगा, दो निकलेंगे। द न्यूक्लियर नंबर ऑफ एन अल्फा पार्टिकल 4। ठीक है, तो न्यूक्लियर नंबर ऑफ एन अल्फा पार्टिकल कितने होंगे, 4। ठीक है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा था पहले में, तो वो 2 था, और न्यूक्लियर नंबर 4 होगा अल्फा पार्टिकल के लिए, क्योंकि हीलियम न्यूक्लियर होता है, आपको पता है ये बात। द प्रोटॉन नंबर ऑफ थोरियम, थोरियम का प्रोटॉन नंबर 90 रहेगा। द न्यूक्लियर नंबर ऑफ थोरियम आइसोटोप्स फॉर्म्ड 2, 3, 4। तो देख लो कितनी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है इन सब को आपके लिए एक जगह जमा करने के लिए, लिखने के लिए, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाए तो ये अच्छी बात है। कंप्लीट द न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ द यूरेनियम डीके। तो यूरेनियम के डीके का कंप्लीट रिएक्शन लिखना है, तो वो मैंने लिख दिया है। 92 ऊपर लिख के 238, 92 थोरियम 234 अल्फा पार्टिकल्स यानी हीलियम न्यूक्लियाई प्लस एनर्जी। तो आप चाहो ना अल्फा पार्टिकल्स की जगह पर ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा पार्टिकल की जगह पर आप ये भी लिख सकते हो, हीलियम 4 और 2। ठीक है, चलें, तो एक ही क्वेश्चन में तमाम चीज़ें पूछ ली गई थी, मतलब बी पार्ट में तो मैंने तमाम चीज़ें अब यहीं पर आपको स्टेट कर दी। अब इसका सी पार्ट भी है, तो अभी हम जा कहीं नहीं रहे हैं, इसका सी पार्ट करेंगे। कंप्लीट द न्यूक्लियर इक्वेशन ऑफ द यूरेनियम डीके। अच्छा, यूरेनियम डीके की जो हमने बताया वो सी पार्ट ही था इसका, यानी वो सही हो गया, वो तो हो गया हमारा। ठीक है, 3 का फिर ए आएगा। कहा जाता है कि रेडियो एक्टिव रॉक इमेट्स गामा रे। द डेमोन्स्ट्रेटर plans to experiment to shows the emission of gamma rays in random, इस रैंडम। तो काफ़ी मुश्किल बुक बना दी है इन्होंने, तो इसका जवाब आपके पास है। स्टेट द रैंडम नेचर ऑफ द रेडियो एक्टिव डीके। द रैंडम डीके इज अ, सॉरी रैंडम है, ये रैंडम लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, एम नहीं है, ये एन होना चाहिए था। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, क्योंकि शायद ये, सर ये रैंडम ही लिखा हुआ है, तो सही है, यहाँ भी इन्होंने सही लिखा है, तो ये रैंडम ही पढ़ेंगे। द रैंडम डीके इज प्रोसेस इन विच द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डीके ऑफ अ न्यूक्लियस कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। तो हम पढ़ चुके हैं रैंडम डीके वो है जिसमें हम एग्जैक्ट टाइम ना बता सकें कितनी देर में ये टूट के दूसरा बना लेगा। ठीक है, अच्छा 3 का ए हो गया है, तो ये बी आ गया होगा इसके बाद। काफ़ी मुश्किल इसमें इन्होंने सवालात बना दिए हैं, सवाल के अंदर भी सवाल कर दिया है। डिस्क्राइब व्हाट इज़ मीन बाय गामा रे। तो गामा रे जो है हमारे पास वो क्या होती हैं, रेडिएशंस होती हैं, वो अट्रैक्ट नहीं होती किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में। गामा रेडिएशंस आर फोटोन्स दैट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को ना। ऑफ अल्ट्रा वायलेट फ्रीक्वेंसी, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो वेवलेंथ इसकी बहुत कम होगी, वेवलेंथ इसकी बहुत छोटी होगी, एनर्जी इसमें काफ़ी होती है। 3 का सी नहीं है, 4 का ए है। कहते हैं अ न्यूक्लियाइड नोटेशन फॉर 2 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन इज। तो 2 कार्बन के आइसोटोप्स हैं या रेडियो आइसोटोप्स हैं, एक है 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन और 12 उसका जो है वो एटॉमिक मास।
एंड 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड 12 उसका 14। तो देखो ये जो है ना ये आइसोटोप है, तो आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तब्दील होंगे, जिसकी वजह से एटॉमिक मास भी तब्दील होगा। कार्बन 14 डीके बाय डीके इमिशन टू अ स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन। तो कार्बन डीके हम पढ़ चुके हैं, और कार्बन डीके में हाफ लाइफ पढ़ी थी हमने 5730 के लगभग करीब करीब, ठीक है। स्टेबल आइसोटोप, तो सबसे पहले आपने क्या बताना है, सबसे पहले आपने बताना विच न्यूक्लियाइड ऑफ द कार्बन इज स्टेट विद अ रीजन। तो कौन सा न्यूक्लियाइड कार्बन का स्टेबल आइसोटोप है। तो वाह, ये इसमें तो काफ़ी जो है ना मुश्किल है, इसमें तो इन्होंने सवाल में ही सवाल कर दिया है हमारे से ना, मतलब सवाल पूछकर दोबारा सवाल कर लिया गया है हमारे से। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं, जो बीच में और सवाल चल रहा था उसको भी पूरा लिखिएगा आप लोग। तो स्टेबल जो है वो हमारे पास कौन सा रहेगा, C6, मतलब जब C का एटॉमिक नंबर 12 होगा तो ये स्टेबल रहेगा, और एटॉमिक मास इसका 12 होगा, ठीक है। और अनस्टेबल वाला आइसोटॉप्स होगा C6, और एटॉमिक मास जब इसका 14 होगा, तो वो चल रहा होगा बराबर में, उसे लिखिएगा, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय अ बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स का क्या मतलब होता है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं MCQs में, मैंने बता दिया था। आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बीटा पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है भाई। ये बी आ गया आपका, ये खत्म हुआ, बी आ गया। व्हाट इज मीन बाय बीटा पार्टिकल्स, क्वेश्चन तो दोबारा पढ़ दिया मैंने। अ बीटा पार्टिकल्स ऑल्सो कॉल्ड बीटा रे और बीटा रेडिएशन, सिंबल बी, इज अ हाई एनर्जी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, पॉजिट्रॉन्स भी हो सकते हैं। याद रखना, पॉजिट्रॉन्स बस नेचर में मतलब पॉजिटिव नेचर का होता है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। एटॉमिक मास उसका भी सेम, एटॉमिक मास बोल रहा हूँ, उसका जो मास है वो सेम होता है इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में, और चार्ज भी सेम, बट डायरेक्शन उलट होती है। राइट द न्यूक्लियर इक्वेशन ऑफ कार्बन 14। कार्बन 14 यानी आपके पास कार्बन है, एटॉमिक मास उसका 14 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके अंदर 6 है, उसका आपने न्यूक्लियर रिएक्शन लिखना है। तो आपको पता है वो डीके होके नाइट्रोजन बनाएगा 7 और 14, और जो आपके पास न्यूट्रॉन टूटा होगा उससे फिर अल्फा रेडिएशंस निकल जाएंगी, ठीक है, सॉरी बीटा रेडिएशंस यानी इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे बाहर। तो इसको पूरा लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ लिख दिया है, न्यूक्लियर रिएक्शन लिख दिया मैंने। अब 5 का करते हैं अपना सवाल। अच्छा, 5 हो गया हमारे पास। स्टेट द नेम ऑफ द न्यूक्लियर प्रोसेस। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हिट। अच्छा, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जब हिट करेगा यूरेनियम को 92 और उसका एटॉमिक मास जब हो 235, तो ये आपके पास एक फिजन रिएक्शन है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है। इट स्प्लिट इनटू न्यूक्लियस ऑफ बेरियम, मतलब बेरियम बनेगा फिर, और एंड द न्यूक्लियस ऑफ क्रिप्टॉन, और एक क्रोप्टॉन बन जाएगा आपके पास, एंड इमेट 3 न्यूट्रॉन एनर्जी इस रिलीज्ड। तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन दे दिया है आपको लिखकर फिजन का जो होगा। अब आपने इसमें बताना क्या, स्टेट द नेम ऑफ द न्यूक्लियर प्रोसेस। तो न्यूक्लियर प्रोसेस कौन सा है मैंने बता दिया, ये फिजन रिएक्शन है, अभी मैंने आपको उससे पहले ही बता दिया था, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है ये। विच ऑफ 2 आइसोटोप्स ऑफ U235 एंड U236 हैव अ शॉर्टर हाफ लाइफ। इनमें से किसकी शॉर्टर हाफ लाइफ होगी, 235 यूरेनियम की या 236 यूरेनियम की। तो 236 यूरेनियम की शॉर्टर हाफ लाइफ होगी। अच्छा, हाउ कैन वी मेक रेडियो आइसोटोप्स आर्टिफिशियली। तो हम रेडियो आइसोटोप्स आर्टिफिशियली कैसे बना सकते हैं, न्यूट्रॉन को उसके ऊपर हिट कराकर और फिजन रिएक्शन परफॉर्म कर। तो आई थिंक मुझे फिर एक ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है इसको करा कर, लेकिन चलें करते हैं, कोई मसला नहीं है। लिख लीजिएगा इसका जवाब। अच्छा, मैं अभी तक उसी पे चल रहा हूँ। अच्छा, 5 का मैं यहाँ पर 5 क्वेश्चन मेरा आगे बढ़ चुका है, लेकिन मैंने बदला नहीं उसको। अच्छा, तो सी कर लिया हमने, सी कर लिया, सी चल रहा होगा बोर्ड पे, डी लिखो, डी लिखो, पढ़ चुके हैं सब कुछ हम। फॉर द गिवन प्रोसेस स्टेट इट्स वन एप्लीकेशन इन अवर डेली लाइफ। तो एक एप्लीकेशन बता दो यूरेनियम की जो डेली लाइफ में इस्तेमाल होती है। तो ये न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस प्रोड्यूस एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन की कोई डेली लाइफ एग्जाम्पल बता दीजिए। तो ये पावर प्लांट होते हैं ना, जो न्यूक्लियर बेस्ड पावर प्लांट होते हैं, उसमें ये रिएक्शन कराए जाते हैं ताकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिल जाए। तो मैं बुक बनाने वालों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है ऐसा कर दिया करें कि एक साथ ना क्वेश्चन 1 2 3 4 करके कर दिया करें, जैसे इससे पहले वाले में थे, उससे पढ़ाना आसान हो जाता है। अब ऐसा होता है ना 5 का ए 5 का बी, ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका है पढ़ाने का, नो डाउट हार्ड तरीका है, लेकिन
थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका पढ़ाने का, क्वेश्चंस करने का यही है कि एक मेन क्वेश्चन हो फिर उसके पार्ट्स हो, तो उसी में बहुत सारी चीज़ें। और मैं मजे की बात बताऊँ, जो मेरा केमिस्ट्री का पेपर आएगा ना यूनिवर्सिटी का, वो भी ऐसे ही होगा, मेन क्वेश्चन होगा उसके फिर, और उसमें एक चीज़ गिवन होगी, फिर उस चीज़ के बारे में मुख्तलिफ सवालात किए हुए होंगे टीचर ने कि ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है। अब मैंने जब पूरा टॉपिक समझा होगा ना डिटेल में, तो ही मैं बता सकता हूँ, रटने का कोई हिसाब ही नहीं है। जैसे यहाँ आप रट ही नहीं सकते, आपको अगर पूरा रिएक्शन आपने पढ़ा है, सीखा है, तो ये आपको पता होगा न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या है, वरना बहुत मुश्किल है इसको करना। तो वही बात है कि भाई आप लोगों ने परफॉर्म जब ही कर सकते हो जब अच्छा पढ़ा हो, वरना तो आपको पता है कि हमने पढ़ा नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे। द रिएक्शन that take place at a center of the sun can be represented as, अच्छा एक रिएक्शन है जो सन के सेंटर में हो रहा है वो ऐसे होता है, कह रहे हैं ना द रिएक्शन डेट टेक प्लेस एट द सेंटर ऑफ द सन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अच्छा, स्टेट द नेम ऑफ दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये एक फ्यूजन रिएक्शन होता है जो सन के अंदर हो रहा होता है। तो स्टार्स के अंदर हमने अभी पढ़ा था एमसीक्यूज में, मैं फिजन बोल रहा था लेकिन फिर मैंने सही कर दिया था कि फ्यूजन रिएक्शन होता है स्टार्स में ना। अच्छा, ऑल्सो डिफाइन द रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन है, मतलब आपने नाम तो बता दिया, अब उसको डिफाइन भी कर दो। न्यूक्लियर फ्यूजन अकर व्हेन टू लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो भाई ये समझ गए ना, अब सी पे आ जाते हैं इसका। अच्छा मैंने इसका बी मिटाया नहीं, सी पे आ जाते हैं। A nuclear fusion reaction is more reliable and sustainable, sustainable यानी फायदे वाला और रुकने वाला, energy source than nuclear fission chain reaction, satisfy the statement with suitable argument। तो आपसे एक बात कर दी गई है कि फ्यूजन रिएक्शन ज़्यादा फायदेमंद है, ज़्यादा अच्छा है फिजन रिएक्शन के मुकाबले में, क्योंकि फिजन में तो चेन रिएक्शन हो जाता है। तो क्या वाकई ऐसा सच है, आपने बताना है। अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, भाई ये तो पढ़ लिया ना, न्यूक्लियर फ्यूजन डस नॉट जनरेट रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस वेस्ट एज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में रेडियोएक्टिव वेस्ट नहीं बनता, यानी और चीज़ें नहीं बचती, जितनी एनर्जी होती है इस्तेमाल हो जाती है। न्यूक्लियर फ्यूजन कैन नॉट लीड टू डिजास्टर्स पावर प्लांट एक्सपोजर्स एज न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से डिजास्टर्स नहीं होते, हादसात नहीं होते। मोर एनर्जी इज जनरेट ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन, मोर एनर्जी पैदा हो जाती है न्यूक्लियर फ्यूजन से हमारे पास फ्यूजन के मुकाबले में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, पार्ट्स पूछे गए होंगे हमारे से, बिल्कुल वही बात है, पार्ट्स पूछे गए। द क्वेश्चन नंबर 7 इज, क्वेश्चन 8 है हमारे पास, वो तो काफ़ी बड़ा है, चलें करते हैं, फिर भी कोई मसला नहीं है। What do you understand by the half life of radioactive element? तो हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आपको क्या बात समझ में आई है? The half life of an radioactive isotopes is the time taken to half of the nucleus। तो जब जो एटम है, मतलब जो हमारे पास अमाउंट है वो आधा रह जाए, तो ये हाफ लाइफ होती है, और वो अक्सर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना। तो ये ए था, अब बी आ जाते हैं इसका। What a radium 226 undergoes alpha decay, रेडॉन 22 इज प्रोड्यूस। तो देखो भाई, रेडियम जब अल्फा डीके करेगा, अल्फा डीके कर रहा है तो ज़रूर हीलियम बनेगा, तो वो रेडॉन बनेगा 86222 और हीलियम न्यूक्लियर निकलेगा। तो ये आपको स्टेटमेंट दे दी इन्होंने। अब ये पूछते हैं उसका सवाल, विच ऑफ न्यूक्लियस इज अ पैरेंट, इनमें से कौन सा न्यूक्लियर पैरेंट है। अब देखो रिएक्शन आपको दे दी, अब सवाल नीचे पूछा गया है, तो भाई हमें पता है वो यहाँ पर रेडॉन जो है वो हमारे पास डॉटर है, तो हमारे पास यूरेनियम और रेडियम जो है वही पेरेंट्स होगा, मतलब पेरेंट होगा। अच्छा, तो वो लिख दिया मैंने, फिर उसको ना सैम्पल कर दिया। डॉटर कौन सा है इसमें, तो डॉटर तो हमारे पास हमें पता है रेडॉन है। ठीक है, अच्छा डिफाइन, अच्छा ये हो गया हमारा, इसको पूरे को एक साथ ही चलाऊंगा जवाब को, ताकि समझ में आ जाए आपको। डिफाइन द टर्म पेरेंट न्यूक्लियाई क्या होता है। पेरेंट न्यूक्लियाई हमारे पास वो न्यूक्लियाई होता है जिससे डॉटर न्यूक्लियाई बनता है। ठीक है, और साथ ही साथ पेरेंट न्यूक्लियाई हमारे पास ओरिजिनल न्यूक्लियाई होता है, ओरिजिनल चीज़ होती है, और वो आधा डीके होती है, और डॉटर जो कि डीके होकर पेरेंट से बनता है। ठीक है, द न्यूक्लियर इज मेड आफ्टर डीके इज कॉल्ड द डॉटर, यानी जो डीके होकर बन रहा है वो डॉटर है, और जो बना रहा है वो पेरेंट है। सिंपल बात है, रॉकेट साइंस है बेसिकली ये। कहते हैं ना ये सवाल रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन यहाँ रॉकेट साइंस लगती है भाई, ये हमारी हार्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं। डिस्क्राइब यूजेस ऑफ
रेडियो आइसोटॉप्स इन। देखो बेसिकली तो ये होना चाहिए था कि मैं ये क्वेश्चन आंसर्स आपको ना ही कराऊं, क्योंकि मैं तो पहले आपको चैप्टर समझा चुका हूं ना, आप ये खुद करें। लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए ये क्वेश्चन आंसर्स आपको कराता हूं, तो आपने बिल्कुल भी ये नहीं हो जाना है कि सर करा देंगे, खुद भी करने की कोशिश करनी है क्वेश्चंस को ना, ताकि आपको भी अच्छा तरह समझ में आ जाए, क्योंकि हमारा बेसिक पर्पस तो यही है ना कि आपको समझ में आए और आपको सीखना है। अच्छा, डिस्क्राइब यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। तो रेडियो आइसोटोप्स के यूजेस मेडिसिन में होते हैं, रेडियो ट्रेसर और क्रैकिंग पता करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो ट्यूमर कैंसर होता है उसकी जो है वो सर्जरी के लिए इस्तेमाल होता है, बगैर जिस्म को काटे फाड़े ये रेडिएशन इंसान के अंदर पास की जाती हैं और ट्यूमर्स को ख़त्म किया जाता है। देखो ब्रेन में ट्यूमर हो जाए तो, और मैं सिर्फ हेडिंग पढ़ रहा हूँ, लिखा आप लेना, ठीक है। रेडियो ट्रेसर ये मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत डिटेल में, कैरिंग वेरियस डिजीजेस। और रेडियो ट्रेसर इंडस्ट्री, अच्छा इंडस्ट्री में क्या यूज़ होता है, इंडस्ट्री में इससे जो है वो आपके पास ये बी आ गया इसका पार्ट, इंडस्ट्री में जो है वो इससे क्रैकिंग पता की जाती है, जो हम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ये रेडिएशन उसमें से पास हो जाके क्रैकिंग बताती है। और प्लांट्स में क्या इस्तेमाल होता है इसका, एग्रीकल्चर में इसका ये इस्तेमाल होता है कि प्लांट्स को रेडिएशन वाली खाद खिला दी जाती है और फिर देखा जाता है कि कितनी रेडिएशन प्लांट में से निकल रही है। तो जितनी रेडिएशन प्लांट में से निकल रही होगी, इससे पता चल जाएगा कि वो कितना अब्जॉर्ब कर रहा है सॉइल को, खाद को, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 8 था, जो जल्दी करा दिया मैंने, लेकिन समझा दिया मैंने। 9 का ए, क्योंकि हमें अभी एमसीक्यूज़ की तरफ भी बढ़ना है, टाइम ऑलरेडी बहुत हो चुका है हमारा, और अभी भी बहुत क्वेश्चंस रिमेनिंग है हमारे पास, ऐसा नहीं है ख़त्म हो गए, ठीक है। अभी तो कहानी हमारी बहुत छोटी सी हुई है, अभी काफ़ी कुछ रहता है इसमें, है ना, तो इसको फिर से और करना पड़ेगा हमें। अच्छा, व्हाट आर द कॉमन रेडिएशन हज़ार्ड। तो कॉमन रेडिएशन हज़ार्ड कौन कौन से, मतलब रेडिएशन की वजह से कौन कौन से खतरात हम पर होते हैं और हो सकते हैं हमें। रेडिएशन हज़ार्ड, द प्रोलॉन्ग यानी अगर आप ज़्यादा देर तक रेडिएशन के अंदर रहेंगे तो आपको स्किन डिजीजेस हो सकती हैं, स्किन डिजीजेस हो सकती है ना। एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिव रेडिएशन अल्फा बीटा एंड गामा और एक्सरे प्रोड्यूस। तो एक्सरे से भी ज़्यादा खतरनाक होती हैं ये रेडिएशन, याद रखिएगा। तो ये लिख लेना, हज़ार्ड्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल से क्या हो सकता है कि आपके जिस्म में, मतलब ये ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स आपके जिस्म के ऊपरी हिस्से को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर कम है। लेकिन अगर ये जिस्म के अंदर चली जाए गलती से भी, तो वहाँ पर जाके ये चीज़ों को ख़त्म कर देंगी, ये डीके करना शुरू कर देंगी। हज़ार्ड ऑफ, तो यहाँ पढ़ लेते हैं, द डेंजर फ्रॉम अल्फा पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ देयर लोअर पेनिट्रेशन पावर इज इन मिनिमल यानी कम से कम है। इफ सोर्सेज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर लॉर्ड गेज इनटू द बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर अगर ये चली जाए अल्फा पार्टिकल्स थ्रू द एयर के जरिए से, और वी ईट इट कैन डेंजर अवर बॉडी टिश्यूज। तो बॉडी टिश्यूज को एक अंदरूनी तौर पर फाड़ेंगी। बीटा पार्टिकल्स आपके जिस्म में तो जा सकती हैं, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा नहीं जाएंगी। अगर ये आपके जिस्म में चली जाए एयर के ज़रिए से, तो ये आपके अंदर रिएक्शंस करेंगी और वहाँ पर आपको नुकसान पहुँचाएंगी। और गामा रेस तो आपके डायरेक्ट स्किन को नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है भाई। ये इसका ए था, इसका मैंने लिखवा दिया। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें, समझ लीजिए पूरी की पूरी बुक क्वेश्चन में ही उठा के रख दी गई है। वाई इज एन अल्फा सोर्स मोर हार्मफुल दैन लॉन्ग इन टू द बॉडी। तो अल्फा सोर्स ज़्यादा हार्मफुल क्यों है अगर वो लॉर्ड गेज यानी जिस्म में चली जाए। द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर लॉर्ड गेज इन टू द बॉडी थ्रू द एयर और वी ईट इट कैन डैमेज आवर बॉडी टिश्यूज। तो जो ऊपर बात लिखी हुई थी वही यहाँ रिपीट कर दी गई है, ठीक है। सी लिखो। विच टाइप्स ऑफ रेडिएशन इज मोर हज़ार्डस देन अदर रेडिएशन। कौन सी रेडिएशन ज़्यादा खतरनाक है अल्फा बीटा गामा में से। द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल रेडियो एक्टिव रेडिएशंस आर गामा रेस, क्योंकि जैसे ही आप इसके अंदर जाओगे इस रेडिएशन के अंदर, ये आपके जिस्म को जलाना शुरू कर देंगी, ठीक है। डिस्क्राइब ब्रीफली द सेफ्टी मेजर्स दैट आर टेकन अगेंस्ट दैम। तो कौन से ऐसे सेफ्टी मेजर्स आप ले सकते हो जिससे आपको इन रेडिएशन से खतरात ना हो। तो ये सब लिखे मैं इसमें 9 पॉइंट्स में बता देता हूँ एक एक करके, कि आप कोशिश करो कि उस जगह से दूर रहो जहाँ पर ये रेडिएशन है। अच्छा, जितनी कम से कम उस टाइम में रहो, अगर जाना ज़रूरी है तो, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कहीं हादसा हो गया तो फिर उस जगह जाना तो पड़ेगा उस रेडिएशन को ख़त्म करने के लिए। और अपने खुद के पर्सनल जो है वो आप सेफ्टी इक्विपमेंट लो, अपने आप को कवर करो, ग्लासेस इस्तेमाल करो। अच्छा, अपने पता करो कि कितना जिस्म में आपके रेडिएशन जा रही है। उस जगह पर कोई भी चीज़ ना खाओ पियो, मैं ये पूरे चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। और क्या करो, चिमटे का इस्तेमाल करो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस की चीज़ों को उठाने के लिए, हाथ से मत उठाओ। और जब वापस आ जाओ तो
मतलब जब आप इस्तेमाल कर लो रेडिएशन की चीज़ें तो उसको लेड के बॉक्स में रख दो, ये लेड एक एलिमेंट है उसके बॉक्स में रख दो। ऑल रेडियो एक्टिव सॉलिड सोर्सेज शुड बी कीप्ड इन थिक लेड, तो जितने भी रेडियो एक्टिव सोर्स हैं उनको लीड कंडीशन में रखो, मतलब लेड के कंटेनर में रखो। और अगर रेडियो एक्टिव सोर्स इस्तेमाल हो गए हैं तो फिर उसको अंडरग्राउंड बर्निंग करो, ठीक है, जला दो, ताकि वो फिर और ख़तरनाक ना लाहक कर सकें आपको। तो ये मेरे ख्याल से ना डी था, मैंने डी लिखा नहीं है लेकिन करा दिया, ये डी था, ठीक है। अच्छा भाई, अभी हमारा तो काम हो गया। एक छोटी सी ना मुझसे इसमें ये हो गया है कि मैं कभी कभार ना 1-2 के नंबर लेट डाले हैं मैंने, तो उसके लिए फिर मुझे एडिटिंग में बड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा इसको, मैं देख लूँगा, सुबह आराम से कर लूँगा इसकी तैयारी, ठीक है। इसको मतलब सुबह आराम से आपको करा दूँगा। तो अब करते हैं हम अपनी न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो देखें आपके पास जो न्यूमेरिकल है ना वो काफ़ी ख़तरनाक है, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 1 काफ़ी ख़तरनाक न्यूमेरिकल है, लेकिन ये सॉल्व हो गया है तो मैं आपको ना कराता हूँ न्यूमेरिकल 1। अब मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं पूरा इसे लिखवा दूँ बोर्ड पर, या इसका जो सॉल्व है वो चला दूँ। तो इसका सॉल्व भी चला देता हूँ और इसमें जो सॉल्यूशंस मैंने किए हैं, हमने जो किए हैं वो भी चला देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको पढ़ना पड़ेगा क्या लिखा हुआ गया है। अ लिविंग प्लांट कंटेन, एक प्लांट है लिविंग, ठीक है, कंटेन अप्रोक्सीमेटली द सेम आइसोटॉपिक अबेंडेंस ऑफ, तो उसमें जो आइसोटॉपिक अबेंडेंस है यानी सिमिलरिटीज पाई जा रही हैं वो कार्बन 14 वाली है, एज डस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। द ऑब्जॉर्ब रेट ऑफ डीके ऑफ, तो ऑब्जॉर्ब यानी कितनी तेजी में कार्बन 14 डीके होता है फ्रॉम अ लिविंग प्लांट इज, तो कितनी तेजी में वो डीके हो रहा है 15.3 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, यानी 15.3 जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है पर मिनट में पर ग्राम, यानी 15.3 पर मिनट में पर ग्राम जा रहे हैं, यानी 1 मिनट में कितने ग्राम जा रहे हैं 15.3 जा रहे हैं, यानी डीके हो रहा है, ठीक है। हाउ मच डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम, तो कितनी जो है वो डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम होगी, ठीक है। विल बी मेजर्ड फ्रॉम, जो हम मेजर कर सकते हैं 12900 एयर ओल्ड सैंपल, मतलब एक सैंपल है उसके, वो एक सैंपल है और वो कितना साल पुराना है 12900 एयर ओल्ड पुराना सैंपल है, ठीक है, 12,900 साल पुराना है। अब वो कितना जो है वो डिसइंटीग्रेट कर चुका है अमाउंट को, ठीक है, ये आपने बताना। हाफ लाइफ कितनी है सबसे पहले तो कार्बन की, ये देख लो, क्वेश्चन का ना आंसर एज इट इज चल रहा होगा। C14 की हाफ लाइफ होती है 14 और S5730, ये इसकी हाफ लाइफ हो गई। अब सबसे पहले तो आपने क्या फाइंड करना होगा, आपने यहाँ पर फाइंड करना है x, ठीक है, x फाइंड करना है। अब यहाँ पर आपके पास जो टोटल उसकी ओल्ड लाइफ है, यानी जो सैंपल है वो कितने टाइम पुराना है, एज इट इज बोर्ड पे चल रहा है सवाल, मैं थोड़ा साइड में करता हूँ काम, बोर्ड पे एज इट इज सवाल चल रहा है, उसको देखते रहो, ठीक है। मैं जो यहाँ लिखवा रहा हूँ उसको यहाँ समझते रहो, क्योंकि फिर मैं ये पूरा का पूरा लिखूंगा ना तो और आधा 1 घंटा निकल जाएगा मेरा इस सवाल को करने में, लिखने में, तो इसलिए इसका सोल्यूशन मैं डायरेक्ट आपको दे रहा हूँ। हाँ, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं बाद में इसका सोल्यूशन करा भी दूंगा आप लोगों को, प्रॉब्लम नहीं है कोई, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे n पता करना होगा कि असल में कितनी हाफ लाइफ ये हो चुकी हैं, यानी 1290, ये जो 12,090 साल हैं, 12,900 साल, ये कितनी हाफ लाइफ बन रही है। तो एक हाफ लाइफ आपको पता है कितनी होती है इसकी, मतलब कार्बन 14 की एक हाफ लाइफ होती है इसकी 5730, तो आपके पास अभी है 12,900। अगर आप डिवाइड कर दोगे 5730 को 12,900 से तो आपको पता चल जाएगा कि इतना जो है वो एक है, तो इतना कितना बनता होगा, यानी ये जो है ना वो एक है, एक हाफ लाइफ है। तो अगर आप 12,900 को इससे डिवाइड कर रहे हो तो टोटल कितनी हाफ लाइफ हो रही हैं ये पता चल जाएगा। तो आपको जब डिवाइड करते हो आपके पास नंबर आता है 2.2513, तो इतनी हाफ लाइफ हो गई हैं, 2 हाफ लाइफ हैं। और आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक हाफ लाइफ है 5,730, तो 5,730 को अगर डबल कर दो तो कितना हो जाएगा आपके पास, 10,000 नहीं बल्कि 11,000 के करीब चला जाएगा, ठीक है। तो 12,000 से भी ये बात समझ में आ रही है कि कम से कम 2 हाफ लाइफ तो होनी चाहिए ये, तो 2 हाफ लाइफ गुजार चुका है जो सैंपल है, वो 2 हाफ लाइफ गुजार चुका है, ये n से ये पता चल रहा है, यानी आधा इंटीग्रेट हुआ फिर दोबारा आधा इंटीग्रेट हुआ, यानी अगर 100% था ना तो पहले 50% हो गया,
50% हो गया। 50% होने में उसने कितना टाइम लिया? 5730। और फिर और 50% कम होने में 5730 और टाइम लिया, मतलब और 25% कम होने में। तो ये फर्स्ट हाफ लाइफ हो गई, ठीक है। ये सेकेंड हाफ लाइफ होगा, जिसे T2 लिखा जाता है। T2 यानी हाफ लाइफ का एक और टाइम हाफ लाइफ हो गया। तो ये आपका समझ में आ गया होगा, आई होप मुश्किल नहीं हुई होगी इसको समझने में। तो n आ गया। अब आपको x पता करना है। अब x के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला आएगा? हाफ लाइफ के ऊपर आप ये रख दो और इधर n आता है आपके पास, ठीक है भाई। तो ये 2 और 2 की पावर 2.2513। तो x आपके पास कितना आएगा? 0.21, ठीक है। डिटरमाइन काउंट रिमेनिंग, तो कितना काउंट रह गया, मतलब कितना हिस्सा रह गया उसके अंदर। तो 15 के साथ जब ये मल्टीप्लाई कराओगे आप 0.21, तो ये जितने काउंट रिमेन रह जाएंगे ये इतना पता चल जाएगा 3.2, ठीक है। तो ये इसका जवाब था। तो एज इट इज़ वो वहाँ बराबर में भी चल रहा होगा, उसको समझ लेना, मैंने करा दिया है, मैंने समझा दिया है, अब देख लेना, ठीक है। मैं हो सके तो और डिटेल भी इसकी दे दूंगा आने वाले वक्तों में ना। चलो पहला क्वेश्चन तो हो गया न्यूमेरिकल, दूसरा न्यूमेरिकल है। द स्मॉलेस्ट C14 एक्टिविटी डेट कैन बी मेजर्ड इज अबाउट 0.20% है। इफ C इज यूज टू डेट एन ऑब्जेक्ट, डेट यानी कार्बन डेटिंग, यानी इसकी डेट पता करने के लिए इस्तेमाल होता है। द ऑब्जेक्ट मस्ट हैव डाई विद इन हाउ मेनी ईयर्स, तो कितने सालों पहले जो ऑब्जेक्ट है वो मरा होगा, ये आपने पता करना है। अच्छा, द स्मॉलेस्ट C14 एक्टिविटी डेट कैन बी मेजर्ड 0.20% है, ठीक है। स्मॉलेस्ट एक्टिविटी कैन बी मेजर्ड। अच्छा, सबसे छोटी जो एक्टिविटी मेजर की गई है वो 0.20 पे है। टाइम ऑफ डेथ आपने पता करना है। तो आप क्या करेंगे? 20% को तो सबसे पहले आप परसेंटेज से ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा कि 0.20 को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तो 0.002% आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब दोनों तरफ आपको लॉग लेना पड़ेगा, इसमें आंसर चल रहा होगा बराबर में आपके पास, दोनों तरफ आप लॉग लोगे, ठीक है। फिर लॉग लेने से क्या होगा, वो नीचे उतर कर आ जाएगा आपके पास n। देखो ये मैं यहाँ बताता हूँ, अगर x है और x की पावर 2 है, ठीक है। अगर आप लॉग लेते हो तो 2 जो है ना वो आगे आ जाएगा लॉग के साथ और x ऐसे रह जाता है। हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को उस मैट्रिक में, सॉरी 9 में, ठीक है। तो इसको लिखना है ऐसे, यहाँ लिख देता हूँ, क्या पता वहाँ पर पेज ना चल रहा हो, कि आपके पास x की पावर 2 है। अगर आप पावर को नीचे उतारना चाहते हो तो लॉग ले लो, तो 2 log x हो गया आपके पास, ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो n आपके पास कितना आ गया? n आपके पास आ रहा है, log से log कैंसिल हो गया, मतलब सॉल्व हो गया, तो आपके पास आ रहा है 8.96। अब ये कैसे आ रहा है मैं ये भी बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग शायद इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। सबसे पहले log 0.5 निकाल लीजिए, ये इक्वेशन है आपके पास, बराबर में देखते रहिए, मैं इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। log 0.5 है, फिर आपके पास log 0.0020 है। log 0.5 सॉल्व कीजिए, या पहले एक काम करिए, इसको इधर ले आइए, log 0.0020 और log 2.0.5। चलें आ जाए सॉल्व करते हैं इसे। तो मैंने सॉल्व किया log 0.0, कैलकुलेटर सही होगा ये याद रखिएगा, तो माइनस में आएगा आपके पास -2.69 करके। अब इसी के साथ मैंने log 0.5 भी सॉल्व कर देता हूँ, ये भी माइनस में ही चल रहा है 0.30, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। अब आ जाते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 2.69 डिवाइडेड बाय, तो इन दोनों को जब डिवाइड किया 2.69 को 0.30 से, तो 8.96 आ रहा है मेरे पास, 8.96। तो इतनी आपके पास लाइफ आ गई, ठीक है। अब ये आ गई है आपके पास, अब इसको आप जो है वो एयर से मल्टीप्लाई करा देंगे सिंपल 8 को, तो आपके पास ये आ जाएगा डेथ आ जाएगी, कितना टाइम हो गया डेथ को, तो 51375, ठीक है।
इस नंबर को सिंपल आपने मल्टीप्लाई करा देना है 7530 के साथ, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 513174। ठीक है, समझ गए ना कैसे किया मैंने जवाब? थोड़ा सा मुश्किल है मैं मानता हूँ, लेकिन ये इसी तरह से होंगे, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 25% ऑफ द 25% है आपके पास किसी भी चीज़ में C14 एटम्स इन अ सैंपल ऑफ C14 डीके। ये बिल्कुल वैसे ही होगा, तो टाइम ऑफ डीके बताना है इसका। C14 20% है, 25% है, बल्कि यहाँ 20% लिया हुआ है इन्होंने। चलें से देखते हैं। ठीक है, तो 20% ही लेंगे, 25% नहीं लेंगे। ठीक है, 20% लेंगे, फिर उसको वो डिवाइड करा देंगे, हमें पता है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन बनती हुई आ रही है, वो है इक्वेशन मैं बताता हूँ आपको कौन सी है। इन सवालों को ना बहुत डिटेल में समझाने के लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, वरना मैं इसको बहुत डिटेल में लेके जाता। तो एन नॉट, और यहाँ है आपके पास 1/2 और ये n। तो ये क्या है, हम पढ़ चुके हैं डीके ओरिजिनल, और ये आपके पास क्या है, हाफ लाइफ। ठीक है, तो परसेंटेज में है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमने, तो हमने n के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, n माइनस एन नॉट डिवाइडेड बाई एन नॉट को। अब ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हुई हुई है, सिंपल अरेथमेटिक्स हमने कर रखा है। मैं बताता हूँ हुआ क्या है। अब 25% मैंने लाके उधर रख दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, 100 बार मल्टीप्लाई हो रहा था, 25 के साथ डिवाइड करा दिया लाकर, तो हमारे पास कितना बच गया, 0.25%। 25% से 0.25% बच गया। अब मैंने क्या किया, n मतलब n ऐसे लिखा हुआ था ना, n नॉट, तो मैंने LCM को वापस ब्रेक कर दिया। ठीक है, LCM जो ले लिया गया था उसे वापस उलट कर दिया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो n डिवाइडेड बाय n नॉट -1 रह गया। ठीक है, अब 1 को उधर ले जाकर प्लस कर दिया, तो मेरे पास कितना हो गया, 0. मतलब जो 1 था -1 उसको उधर ले गया मैं, -1 था ना, तो उधर ले गया, +1 हो गया। +1 जब मैंने -0.25 के साथ किया तो मेरे पास बचा 0.75। अब n/n नॉट बचा, n/n नॉट मेरे पास किसके बराबर था, 1/2 t के, तो उसको उधर पुट कर दिया। फिर बाकी मैंने जो है उसे सॉल्व कर दिया, लॉग ले लिया मैंने। ठीक है, लॉग लेकर जो आंसर मेरे पास टाइम का आया वो t = 2378 ईयर आ रहा है मेरे पास। ठीक है, इतना मेरे पास आंसर आया। अब उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं इस तरह करा रहा हूँ। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ताकि ये हमारा आखिरी न्यूमेरिकल आ गया, अब ये ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैं इंशाल्लाह अगर ये समझ नहीं भी आ रहा होगा ना आपको, तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा जिस पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलें अब इसे आगे करते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये भी आप लोग पढ़ चुके हो कैसे करते हैं। अच्छा, अब आ जाए आखिरी न्यूमेरिकल है, अ कार्बन 14 डीके रेट ऑफ अ सैंपल ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ यंग ट्री। यंग ट्री से आपको एक सैंपल लिया गया है जिसमें है 0.296 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड पर ग्राम, वही पहला वाला सवाल है, ऑफ अ सैंपल। अनदर वुड सैंपल प्रिपेयर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट रिकवर एट एन आर्कोलॉजिस्ट एक्सकेवेशन गिव अ डीके रेट। उसका डीके रेट जो है वो 0.106% है, डिसइंटीग्रेशन है, पर सेकंड पर ग्राम, यानी पर सेकंड में इतना डीके हो जाएगा। व्हाट इज द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की एज क्या है बस इतना बता दो। तो सबसे पहले लिखो जो लिखा हुआ है, द कार्बन डीके एट रेट ऑफ सैंपल ऑब्टेन फ्रॉम यंग ट्री। यंग ट्री से जो सैंपल लिया गया वो 0.296% है, डिसइंटीग्रेशन है, पर सेकेंड पर ग्राम ऑफ द सैंपल। अनदर वुड सैंपल गिव अ डीके रेट, और जो दूसरा सैंपल है उसका डीके रेट है 0.109% डिसइंटीग्रेशन। एज ऑफ ऑब्जेक्ट बताना है आपने, आप सोल्यूशन कर लो यहाँ पर। डिटरमाइन डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ C14 रिमेनिंग। तो आपने क्या करना है, आपने 0. मतलब यहाँ लिखता हूँ मैं ज़रा, आपने क्या करना है, 0.109 को डिवाइड करना है 0.296 के कितने % बच रहा है फिर, तो वो आंसर देगा 0.368 देगा आपको। ठीक है,
अच्छा, दूसरे पार्ट में डिटरमाइन हाउ मेनी हाफ लाइफ हैव इलेप्स्ड, मतलब कितनी हाफ लाइफ हो गई हैं। तो हाफ लाइफ का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 0.368, ठीक है। अच्छा, तो अब ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 0.5, 1/2 कितने बराबर होता है 0.5 और उसके ऊपर n 0.368। लॉग ले लो दोनों तरफ, लॉग इसलिए ले रहे हैं ताकि वो 5 ऊपर से नीचे उतर जाए, 0.368 लॉग n आ गया, ये हो गया आपके पास लॉग 0.5, ठीक है, 0.368। अब लॉग ले लो 0.5 का। अच्छा, मैंने एक गलती कर दी है, मैंने यहाँ लॉग नहीं लिखा, यहाँ भी लॉग लिखा जाएगा क्योंकि लॉग दोनों तरफ ही लिया जाता है, ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक तरफ ले लीजिए, ठीक है। यहाँ भी लॉग लिख लो 0.368, नीचे ले आओ n आ गया आपके पास, n इक्वल टू लॉग 0.368 डिवाइडेड बाय लॉग 0.5। अब इसका लॉग ले लो 0.368 का और लॉग ले लो 0.5 का, दोनों को डिवाइड करा दो, आंसर आ जाएगा आपके पास n इक्वल टू 1.44। मैं कोशिश करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहे होंगे, फिर कह रहा हूँ मैं। डिटरमाइन लेंथ ऑफ टाइम इलेप्स्ड, तो अब लेंथ ऑफ टाइम बताना है आपने कितना हो गया है। तो सिंपल आपने क्या करना है, ये मिटा देता हूँ मैं, न्यूमेरिकल्स इसके बहुत हार्ड थे, ये न्यूमेरिकल आपको कराया ही नहीं गए जो इन्होंने इसमें दी है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करें कि न्यूमेरिकल का सोल्यूशन तो आपको दे दूँ, कम से कम समझा भी दूंगा, उम्मीद करता हूँ फिर आपको समझा दूंगा। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहे होंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ लेकिन बाद में ज़रूर समझा दूंगा, ठीक है, फिर दोबारा समझा दूंगा। तो बस एयर के साथ मल्टीप्लाई करा दो 1.441 को। तो यहाँ पर हमारी क्लास 9 की न्यू फिज़िक्स बुक कंप्लीट हो गई, बेशक यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अच्छा देखो, अब मैं ये कहता हूँ कि बेशक यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हों, ठीक है, कुछ बुक में से नहीं समझ में आया हो, कुछ रह गया हो और आपको लगता है कि मुझे समझाना चाहिए था, तो मैं इंशाल्लाह वो भी चीज़ें समझाऊंगा। और ये जो 4 न्यूमेरिकल मैंने अभी डायरेक्ट करा दिए ना आपको, मतलब इसके सब सोल्यूशन चला दिए, क्योंकि बहुत हार्ड न्यूमेरिकल से, ये एक न्यूमेरिकल आधा घंटा लेने वाला न्यूमेरिकल था। तो मैंने क्या कहा कि एक वीडियो में सोल्यूशन दे देता हूँ, सिर्फ किसी वीडियो में अगली में कभी मैं इसको समझा भी दूंगा एक एक न्यूमेरिकल को, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं एक एक न्यूमेरिकल फिर दोबारा समझा भी दूंगा। जो ये बहुत हार्ड न्यूमेरिकल थे, ये न्यूमेरिकल की हिंट भी आपको नहीं दी गई थी, मतलब पीछे कि आपको इस पूरे चैप्टर में इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल नहीं कराया गया था और ना ही इसकी हिंट दी गई थी कभी आपको आज तक लॉग वाला न्यूमेरिकल नहीं कराए गए हैं, लेकिन इसमें थे वो। लेकिन फिर मैं खुद भी हैरान था इस न्यूमेरिकल्स को देख करके, ये बहुत हार्ड न्यूमेरिकल्स हैं, ये नहीं समझ में आने वाले हैं बच्चों को, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो अपना फ़र्ज़ तो पूरा करूँ कि इसका सोल्यूशन तो दूँ कम से कम आपको। लेकिन मुझे पता है कि मुझे इसे समझाना होगा आपको, तो आप अगली वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा ना दोबारा, तो आप देख लीजिएगा, वो कम से कम 1.5-2 घंटे की वीडियो होगी, क्योंकि उसमें एक एक न्यूमेरिकल को मुझे डिटेल में लिखना होगा और समझाना होगा। तो मैं फिर कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल मैं इसके दोबारा करा दूंगा, ठीक है, फिर करा दूंगा, फिर बता दूंगा, बहुत जल्द करा दूंगा, और हो सका तो अगली वीडियो भी इसी के पर कर दूंगा अपलोड, ताकि आपको ये समझ में आ जाए, क्योंकि मुझे ये समझाना है आपको, मुझे पता है इसमें कुछ ना कुछ आपको रह गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है वो अलविदा लेने का वक्त आ गया है। अलविदा इस तरह से कि अब ये बुक तो कंप्लीट हो गई, ये मेरा लास्ट पेज था, ये देखो, ये जो हमारे नोट्स थे ना, इसका ये लास्ट पेज था, अब इसके ऊपर कोई पेज नहीं है, ये जो भी मैंने आपको कराया ये लास्ट पेज था। तो ग्रुप का जो बताया, तमाम चीज़ें बताया आपके सामने थी, ठीक है। ये 4 न्यूमेरिकल को लेके टेंशन ना लीजिएगा, मैं दोबारा ज़रूर कराऊंगा इसे, ठीक है, ये मेरा आपसे है कमिटमेंट कि मैं कराऊंगा। बाकी ये है कि देखो भाई, नो डाउट तालीम ही वो वाहिद ज़रिया है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। मुझे पता है कि अगर कोई चीज़ बच्चे को नहीं समझ में आ रही हो तो वो नहीं समझ सकता, क्योंकि टीचर समझा ही नहीं पा रहा, ये क्या पता टीचर को ही समझ नहीं आ रही है जो वो नहीं समझा पा रहा। तो मैं बहैसियत अगर मैं टीचर हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक टीचर हूँ, एक सर हूँ, तो हर चीज़ आप तक समझ में आए, आपको पहुँचे, आपको बात पूरी समझ में आए। तो इंशाल्लाह मैं आने वाले वक्तों में कोशिश करूँगा कि चीज़ों को और अच्छा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स करेंगे, जो कि न्यू बुक आएगी इंशाल्लाह, इसी साल आ जाएगी जब आप फर्स्ट ईयर में जा चुके होंगे। तो फर्स्ट ईयर से पहले आपके कॉलेजेस हैं, ठीक है, मतलब अभी मैट्रिक के पेपर हैं, फिर आपका जो है वो
कॉलेज में एडमिशन है, जिसके ऊपर मैंने आपको पूरा गाइड करना है, फॉर्म कैसे फिल करना है, कैसे एडमिशन हासिल करना है, क्या क्या करना है, सब बताना है मैंने आपको। फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स तो नहीं आ गई है, वो मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करा दूंगा, बस 10th की मैथमेटिक्स खत्म करूंगा अब मैं, क्योंकि 10th की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 14 तक हो गया था, आई थिंक 23 तक हो गया था, हाँ 23 हो गए हैं, 24, 25, 26, 27, 28, ये 5 चैप्टर्स रिमेनिंग है, तो अब वो 5 चैप्टर्स कंप्लीट करूंगा मैं, और कोई भी कोताही अब मेरी तरफ से उसमें नहीं रहेगी, पूरा डिटेल में समझाना है आपको। तो ये वीडियो ऑलरेडी ही 1 घंटा 10 मिनट की हो गई है, जाके मैंने बहुत खींच के काम किया है इसमें। तो इंशाल्लाह मैं ये दुआ करूँगा कि आप लोग बहुत अच्छा पेपर दो, ठीक है, और जो भी मैंने समझाया, जो एफर्ट्स मैंने दी, जितने अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल एक्सप्लेन किए, जो भी बताया, वो आप पेपरों में लिख कर आओ, नो डाउट, और इंशाल्लाह लिख कर आओगे। ये 4 न्यूमेरिकल जो है वो मैं ज़रूर दोबारा कराऊँगा, ये मैं कह रहा हूँ। और बाकी मैं ये कहूँगा कि भाई देखो, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप लोग मुझे माफ़ करिएगा, ठीक है, मतलब बड़ा भाई समझ के, अगर आप मुझसे छोटे हैं तो, और अगर आप वाकई मुझसे बड़े हैं तो छोटा भाई समझ के माफ़ करिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने जानबूझ के गलती नहीं की होगी, हो सकता है कि मेरी कम इल्मी की वजह से, मेरे कम नॉलेज होने की वजह से, मेरे ज़्यादा एथिकल ना होने की वजह से, मुझे ज़्यादा चीज़ें ना पता होने की वजह से वो गलतियाँ हुई हों। और अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो किसी भी तरह से, कोई भी ऐसी बात जो मेरे से गलती से निकल गई हो मुँह से इस बुक को पूरे कराते वक्त, तो उसके लिए भी मैं आपसे माजरत ख़्वाह, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आने वाले वक्तों में कभी इस तरह की गलती दोबारा ना हो जो कि आपको बुरी लगी। और बाकी ये है कि अपनी दुआओं में मुझे बहुत याद रखिएगा, बहुत मैंने एफ़र्ट दी है, नो डाउट बहुत एफ़र्ट दी है इस बुक को कंप्लीट करने में, रात दिन लग गए, ठीक है। इतवार था आज, और एक बहुत बड़ा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो इंसिडेंट, उसे मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को लेके चल रहा हूँ कि आप लोगों का लॉस ना हो, आप लोगों की पढ़ाई जो मुझ पे है, जो मैं आप समझते हैं कि मैं करा सकता हूँ, तो वो मैं करा दूँ। बाकी ये है कि इसके बाद मैं 2 वीडियोस अपलोड करूँगा जिसमें ग्रुप के बारे में बताऊँगा, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़, अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।